वेलकम बैक गाइस टू एपिसोड 2 ऑफ बी ए बैंक सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने एपिसोड 1 देखा होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था हाउ डज़ आरबीआई मैनेज लिक्विडिटी। हमने बात की थी बहुत सारे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में, जिससे कि आरबीआई रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को इन आर इकोनॉमी और लिक्विडिटी को मैनेज करती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया 2016 में। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 45ZB, और इस सेक्शन के थ्रू पावर मिला सो दैट एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि 6 मेंबर होंगे। 3 मेंबर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 मेंबर को नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होंगे उसमें पहले होंगे इस कमेटी के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, दैट इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे मेंबर होंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका काम है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट या फिर इस चीज़ के बारे में इसको देखना, ठीक है। और थर्ड जो मेंबर होंगे वो होंगे आरबीआई के एक एम्प्लॉय, इंटरनल सीनियर एम्प्लॉय। और बाकी जो 3 मेंबर होंगे वो होंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर रेप्यूटेड कॉलेज के प्रोफेसर जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, या फिर ऐसे लोग जिनको वर्किंग नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो हमने देखा एक पार्ट ये कब आया था और इसके क्या स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। सबसे पहले तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हमें प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, और साथ में जो ग्रोथ है, जैसे हम सुनते हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में, कितने परसेंट से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो ग्रोथ को भी नर्चर करना, ग्रोथ को भी देखना, बट इन्फ्लेशन को एक टारगेट में रखना। टारगेट क्या है? टारगेट इज़ 4% और टॉलरेंस बैंड है 2% की, यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो 4% में 2% कम और 2% ज़्यादा, यानी कि 2% टू 6%, ये है इसका एक टारगेट। बट कभी भी आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इट हैज़ अ टारगेट टू मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन 2% टू 6% रेंज। नो, हमारे गवर्नर ने बहुत बार एम्फोसाइज किया है दैट द टारगेट इज़ 4%। 2% की लग्जरी दी गई है कि इनकेस 4% मेंटेन ना हो पाए तो आप 6 से 2 के बीच में रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑल राइट। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल होती है इसको मेंटेन करने में 2% से 6% तक, तो उनको एक एक्सप्लेनेटरी लेटर देना होता है कि क्यों ऐसा हुआ। कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था। अभी हमने देखा कि रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसके जो भी स्ट्रक्चरल या जो भी प्रिवेलेंट रीजंस हैं वो बताना होता है उनको। तो हमने देखा कि अब ये कैसे होता है, 4% रखना तो है इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को भी नर्चर करना है, ये होता कैसे है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पॉलिसी रेट सेट करती है, यानी कि रेपो रेट। हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं पॉलिसी रेट, रेपो रेट या पॉलिसी रेपो रेट। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है रेपो क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, ये रेपो रेट सेट करती है। जब भी इसकी मीटिंग होती है, मीटिंग की फ्रीक्वेंसी है वंस इन 2 मंथ्स, यानी कि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जहाँ पे रेपो रेट को सेट किया जाता है सो दैट इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन किया जाए 4% पे विद अ टॉलरेंस ऑफ कोर्स ±2%, और ग्रोथ को भी नर्चर किया जाए। तो ये हमने समझा कि क्या काम है और कैसे ये किया जाता है। अगर और ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे तो इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। यानी कि आपको टारगेट करना है इन्फ्लेशन को, आपको उसको एक सेफ जोन में रखना है, बट आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इट नीड नॉट बी कि आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है कि बिल्कुल उतने % पे ही रखना है। जैसा सिचुएशन है इकोनॉमी में उस हिसाब से आप उनके पास लग्जरी है कि थोड़ा ऊपर नीचे वो रख सकते हैं। अगर आपको थोड़े और डिटेल में जानना है तो मैं ये आपको बता दूं कि
फ्यूचर एक तरह से हुआ ना कि कितने परसेंट अगर हम रेट को रखेंगे सो दैट कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो कम हो जाए, इन्फ्लेशन अगर कम है तो ज़्यादा हो जाए। इसके लिए क्या है कि आरबीआई के पास बहुत सारी फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेज़ का रिज़ल्ट होता है, बहुत सारी एनालिटिकल डेटा का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, सो दैट एक जो पॉलिसी रेपो रेट रखना है वहाँ तक आरबीआई पहुँच पाए। अब देखते हैं कि कैसे ये इफ़ेक्टिव होता है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूँ कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो क्या होता है कि बैंक्स के लिए मुश्किल होता है बोरो करना, महंगा होता है बोरो करना। तो बैंक्स के लिए अगर महंगा है बोरो करना मनी फ्रॉम आरबीआई या फ्रॉम द मार्केट, तो बैंक्स के पास कम पैसे हैं इकोनॉमी में देने के लिए फ्रॉम एडवांसेस यानी कि लोन्स के थ्रू। तो इसके चलते क्या होता है कि इकोनॉमी में कम पैसे पहुंचते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, तो जो डिमांड है वो डिमांड भी कम होती है और प्राइसेस गो डाउन, प्राइसेस नीचे जाती है चीज़ों की एंड इन्फ्लेशन गोज़ डाउन। और इसका उल्टा होता है जब डिमांड को बढ़ाना हो और अगर प्राइसेस बिल्कुल प्लमेट कर गई हैं 0%, 1%, 1.5%, तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या है कि आरबीआई रेपो रेट को कम करती है सो दैट ज़्यादा पैसे जाएँ इकोनॉमी में और डिमांड बढ़े। तो हमने देखा काफ़ी डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसका काम क्या होता है और कैसे ये इफ़ेक्ट में आता है। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में और मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और हाँ, लास्ट में मैं एक बोनस चीज़ बता दूँ, अगर आप इतने लेट तक रुके हैं तो एक और डिटेल चीज़ कि जो ऑपरेटिंग टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो है WACR को पॉलिसी रेपो रेट या फिर कॉरिडोर से अलाइन करना। सारे हैवी वर्ड्स हो गए, मैं तोड़ के बताता हूँ। WACR इज़ वेटेड एवरेज कॉल रेट, मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात किया है और कॉरिडोर के बारे में भी बात किया है और रिवर्स रेपो सब के बारे में बात किया है। तो शॉर्ट में आप समझिए कि रेपो रेट इज़ अबाउट द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। कॉरिडोर इज़ जो हाईएस्ट रेट है दैट इज़ रेपो प्लस 0.25 जो कि MSF कहलाता है एंड द लोएस्ट रेट इज़ रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो कॉरिडोर बना ना हाईएस्ट से लेके लोएस्ट, दैट इज़ कॉरिडोर। तो ऑपरेटिंग टारगेट क्या है कि WACR जो कि वो रेट है जिस रेट पे इंटर बैंक बोरोइंग होती है, यानी कि बैंक्स एक दूसरे से पैसे बोरो करती है, तो ये जो WACR का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा ही ना हो। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली पॉलिसी रेपो रेट इज़ 6.5%, तो आरबीआई वांट्स की ये जो WACR है ये इसके आसपास ही रहे, ये अलाइंड रहे, पॉलिसी रेपो रेट या MSF इसके आसपास ही रहे, ये बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल कि 6.5 इज़ रेपो रेट, 6.75 इज़ MSF या फिर बैंक रेट, तो ऐसा ना हो कि WACR 10% के अप्रॉक्स में हो। नो, आरबीआई वांट्स कि WACR जो कि इंटर बैंक बोरोइंग के लिए इफेक्टिव रेट है वो भी MSF के आसपास ही रहे। सो दिस इज़ इन डिटेल व्हाट इज़ MPC, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ MPC। और हर 5 साल में ये जो 4% का रेट मैंने आपको बताया कि 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, ये जो रेट है हर 5 साल में रिवाइज होता है। फॉर एग्जांपल 2016 में जो ये था ये 5 साल के लिए 2021 तक के लिए था। 2021 में फिर जब ये कंसल्टेशन हुई तो इसको सेम अभी रखा गया है। अब 2026 में इसकी कंसल्टेशन होनी है, तब पता लगेगा कि अगला टारगेट क्या है। और ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो आरबीआई यूज़ करती है वो है CPIC, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। मैं इसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, क्या होती है, कैसे मतलब ये प्रिवेलेंट है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या होलसेल इन्फ्लेशन जो है, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू।